हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। स्टूडेंट, सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें तो स्टूडेंट आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या क्या होगी और इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग क्या होगा। विभिन्न कक्षाओं में यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बोर का परमाणु मॉडल पिछली क्लास में अपन ने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हो, वहां जाकर आप पहले बोर के परमाणु मॉडल को अच्छी तरह समझे और फिर यहाँ पर इस लेक्चर को समझने की कोशिश करें जिसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात किया गया, उसका समीकरण प्राप्त किया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, टॉपिक आज की क्लास का सबसे पहले लेके चल रहे स्टूडेंट यहाँ पर स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्याएं क्या होगी। स्थायी कक्षाएं बोर के परमाणु मॉडल के प्रथम अभिवृत्ति के अनुसार ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है और उन स्थिर वर्ताकार कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाएं कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की उन स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याओं का समीकरण क्या होगा और इसके साथ ही यहाँ पर बोर त्रिज्या का मान क्या होगा, बोर त्रिज्या किसे कहते हैं, ये भी यहाँ पर प्राप्त करें। तो इसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट अपन सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपन एक इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है अपने पास स्टूडेंट जो नाभिक के चारों ओर Rn त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन Vn वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में नाभिक के चारों ओर Vn वेग से गति कर रहा है। सही है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की इस कक्षा में इसके केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल आरोपित होगा। इसके केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल Fc मान लिया। तो स्टूडेंट यहां पर इलेक्ट्रॉन इस Rn त्रिज्या की कक्षा में Vn वेग से गति कर रहा है। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर अपन Rn का मान ज्ञात करेंगे और फिर Vn का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की इस कक्षा की त्रिज्या और वेग का जो मान है वो ज्ञात करने के लिए बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहितों का उपयोग करते हैं यहाँ पर। तो बोर के परमाणु मॉडल की यदि अपन प्रथम अभिग्रहित की बात करें स्टूडेंट तो देखो यहाँ पर डेरिवेशन को समझो। आसान डेरिवेशन, आसान स्टेप में आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही जिंदगी भर आपको डेरिवेशन याद रहेगी, रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक आसान सा समीकरण आपको आसान भाषा में प्राप्त होने वाला है, मैं आपको यहाँ पर निकाल कर देने वाला हूं। तो देखो यहाँ पर क्या है, बोर के प्रथम अभिग्रहित से अपन ने क्या कैलकुलेट किया था स्टूडेंट। बोर का प्रथम अभिग्रहित कहता है कि आकर्षण बल का मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। तो आकर्षण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन Rn² इज इक्वल टू mVn² अपॉन Rn। बोर के प्रथम अभिग्रहित से अपने को यह समीकरण प्राप्त हो रहा है। पिछली क्लास में समीकरण दिया गया था प्रथम अभिग्रहित के अंतर्गत। तो स्टूडेंट यहां पर इस समीकरण से यदि Rn का मान अपन निकालना चाहे तो Rn यहाँ पर देखो, ये एक Rn से तो एक Rn कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, Rn बराबर अपने को समीकरण मिल जाएगा क्या, ZE² बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू mVn²। Rn का मान अपने को ये मिल जाएगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। क्लियर है। अब यहां पर यूज करें बोर के प्रथम अभिग्रहित से तो अपने को Rn का मान मिल गया। अब यहां पर यदि अपन बोर के द्वितीय अभिग्रहित का उपयोग करें तो बोर के द्वितीय अभिग्रहित से कोणीय संवेग mVnRn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है स्टूडेंट।
द्वितीय विकृति से कोणीय संवेग का मान mvn/rn = nh/2 तो स्टूडेंट यहां से vn = क्या हो जाएगा nh/2 mRn। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। Rn का मान अपने को ये मिल रहा है, Vn का मान अपने को ये मिल रहा है। इसका मतलब समीकरण 2 का जो मान है वो 1 पे रखो। तो देखो यहां पर क्या मिलने वाला है, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर क्या मिलेगा, Rn = ZE² बटे में 4πε0 m इंटू Vn की जगह nh/2 mRn और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर Vn स्क्वायर है। तो यहां से देखो Rn = ZE² अपॉन 4πε0 m इंटू इसका स्क्वायर करें यहां पर तो क्या मिलेगा 4π² m² Rn² अपॉन n² h²। ये पद ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर कर दिया अपन। तो यहां से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई भी कैंसिल हो गया, m से एक m भी कैंसिल हो गया, एक Rn से एक Rn भी कैंसिल हो गया। तो यहां पे तो क्या बच गया 1, यहां पे क्या बच गया ZE² अपॉन ε0 तो यहां बच गया, बाकी यहां क्या बच गया पाई m Rn अपॉन n² h², ये यहां पे बच गया। तो यहां पर अपने कैलकुलेट क्या करना है Rn। तो देखो इस इक्वेशन से अपने को Rn क्या मिल जाएगा, पूरा पद उधर ले जाओ, क्या मिल जाएगा ε0 n² h² बटे में पाई m ZE²। nवीं कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का जो समीकरण है वो स्टूडेंट ये रहेगा। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का समीकरण जिसको मैं यहां पर परिवर्तित करके लिख सकता हूं स्टूडेंट क्या, ε0 h² बटे में पाई m e² इंटू n² बटे में z। उस nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का जो मान है वो यहां पर ये है स्टूडेंट, क्लियर है यहां तक। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का समीकरण अपने को प्राप्त हो गया, Rn = ε0 h² बटे पाई m e² इंटू n² अपॉन z। अब देखो नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैं समीकरण को लिख सकता हूं, पहली कक्षा के n = 1 और z = 1 हो गया। तो इस समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूं, R1 = ε0 h² बटे में पाई m e²। सही है, R1 अपने को ये मिला कि n और z का मान 1 हो गया। तो यहां पर R1 इस R1 को मैं R0 भी मान लूं स्टूडेंट, सही है, यहां पर सारी कांस्टेंट वैल्यूज है, मान पुट कर दो। ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान कितना होता है सबको अच्छी तरह पता है, 8.85 × 10⁻12। h प्लांक नियतांक है, आप सभी को पता है कितना है इसका मान 6.63 × 10⁻34 बटे पाई, बल क्षेत्र जानते हो 3.14 m। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये भी पता है आपको 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो यहां से R1 = R0, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं 0.528 × 10⁻10 मीटर, 0.528 × 10⁻10 मीटर। R1 = R0 0.528 एंगस्ट्रॉम में इसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर सभी जानते हैं क्या होता है 10⁻10 मीटर होता है। तो 10⁻10 मीटर जो है उसे यहां पर मैंने क्या लिख लिया, एंगस्ट्रॉम लिख लिया स्टूडेंट। सही यहां तक। अब देखो आप यहां पर जो R0 लिया गया है
इस आर नोड को मैं क्या नाम दूं, क्योंकि R1 था मैंने उसको आर नोड माना है, यहां आर नोड को मैं नाम देना चाहूंगा स्टूडेंट बोर त्रिज्या। आर नोड यहां पर क्या है, आर नोड बराबर यहां पर क्या है, बोर त्रिज्या है यहां पर आर नोड। सही स्टूडेंट, बोर त्रिज्या किसे कहते हैं, यदि इसको क्लियरली समझे स्टूडेंट तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए n बराबर 1 और z बराबर 1 माना, तो उस स्थिति में क्या ज्ञात किया अपन ने, त्रिज्या का मान कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं। समझो डेफिनेशन फिर से, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं, जिसका मान 0.528 एंगस्ट्रॉम होता है। एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट, ध्यान रखना, बोर त्रिज्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं बोर त्रिज्या, क्या होता है बोर त्रिज्या का मान, समझ में आ गया होगा आपको। बोर त्रिज्या किसे कहते हैं, बोर त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं, जिसका मान 0.528 एंगस्ट्रॉम होता है। सही स्टूडेंट, यहाँ पर बोर त्रिज्या का मान यहाँ पर ही है। बोर त्रिज्या क्या है, मान क्या होता है, ये समझ में आ गया। इस आधार पर यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिख सकते हैं अपन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या के समीकरण को लिख सकते हैं Rn इज इक्वल टू आर नोड इंटू एन स्क्वायर। सही है, आर नोड इंटू एन स्क्वायर यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहां पर R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात R4 अनुपात हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात निकालें तो क्या मिलेगा, R नोड अनुपात 4R नोड अनुपात 9R नोड अनुपात 16R नोड अनुपात 2। इसका मतलब R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात R4 डैश डैश इज इक्वल टू 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 अनुपात डैश डैश। हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो अनुपात होता है स्टूडेंट क्या, 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 अनुपात 25 अनुपात 36 अनुपात, इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा स्टूडेंट। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या का समीकरण अपन ने कैलकुलेट किया है ये। इसी समीकरण को यदि अपन सभी परमाणुओं के लिए यहां पर नोट करवाना चाहे तो क्या लिखेंगे, सभी परमाणुओं के लिए त्रिज्या का समीकरण क्या हो जाएगा, Rn इज इक्वल टू आर नोड एन स्क्वायर बटे जेड। सभी परमाणुओं की त्रिज्या का मान कैलकुलेट करना है अपने को, तो सभी परमाणुओं की त्रिज्या का मान कैलकुलेट करने के लिए Rn इज इक्वल टू आर नोड, आर नोड यहां पर बोर त्रिज्या है जिसका मान 0.528 एंगस्ट्रॉम है स्टूडेंट, एन स्क्वायर बटे जेड, एन यहां पर उस कक्षा का क्रमांक है, जेड यहां पर उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा। तो यहां पर इस समीकरण के आधार पर Rn का मान ज्ञात कर सकते हैं, और Rn जो यहां पर उस कक्षा के लिए एन स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जो है वो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है वो यहां पर एन स्क्वायर के क्रम में बढ़ती है। एन स्क्वायर के क्रम में क्या होगी, त्रिज्या बढ़ती है, ये ध्यान रखना। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है वो एन स्क्वायर के क्रमांक में बढ़ती है। इसका इसी कारण यहाँ पर देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ज्ञात किया है 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16। सही स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये था स्थायी कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्याएं, उनका समीकरण और बोर त्रिज्या क्या होती है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट समीकरण यहाँ पर अपन ने प्राप्त किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट्स में एज इट इज आप ऐसे कैसे उतारिए, कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको, ऐसे कैसे नोट करना है। तो स्टूडेंट स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के बाद में इलेक्ट्रॉन के वेग, इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करें। तो मान लो इलेक्ट्रॉन वही एनवी कक्षा में Rn त्रिज्या की कक्षा में Vn वेग से गति कर रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी, ये ज्ञात करें। यहां पर
तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करने के लिए देखो स्टूडेंट यहाँ पर वही बोर के परमाणु मॉडल का उपयोग करें, तो बोर के परमाणु मॉडल के द्वितीय विकृत से, बोर के द्वितीय अभिग्रहित से क्या मिल रहा है अपने को, MVnRn बराबर लिख सकते हैं NH/2 तो यहां से स्टूडेंट Vn बराबर अपने को क्या मिल गया, NH/2 mRn। सही है, Vn का मान अपने को ये मिल गया। क्लियर है। यहां पर स्टूडेंट ये Rn क्या है, Rn यहां पर इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है जो ज्ञात करनी, यहां Rn इज इक्वल टू ज्ञात किया अभी समीकरण क्या था, एप्सिलॉन नोड n² h² अपॉन पाई m z e² प्रति मीटर। यदि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का ये मान इस समीकरण में रख दिया जाए तो देखो यहां पर Vn का मान क्या मिलेगा, Vn इज इक्वल टू NH/2 पाई m इंटू Rn की जगह एप्सिलॉन नोड n² h² अपॉन पाई m z e²। तो इसका मतलब यहाँ पर m से m कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक NH से एक NH भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर Vn बराबर अपने क्या मिल गया, ये z² ऊपर चला गया, z e² अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड NH। इन विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो Vn बराबर यहां पर अपने को प्राप्त हो रहा है क्या, ze² अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड NH। इस समीकरण को परिवर्तित करके यहां पर लिख सकता हूं क्या मैं, e² अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड H इंटू z अपॉन n। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो चाल है, इलेक्ट्रॉन की जो चाल रहेगी उसका मान इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर अपन निकाले हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा के लिए n का मान 1, z का मान 1 हो गया, n का मान 1 हो गया, z का मान 1 हो गया, तो V1 बराबर अपने को क्या मिल गया, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल e² अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड h। कांस्टेंट वैल्यूज है स्टूडेंट, यहां पर वैल्यूज के मान पुट करो, V1 इज इक्वल टू E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे में 2 एप्सिलॉन नोड निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 गुणा 10 की पावर -12, H प्लांक नियतांक 6.63 गुणा 10 की पावर -34। इस समीकरण में वैल्यूज के मान, कांस्टेंट वैल्यूज के मान पुट कर दिए तो V1 इज इक्वल टू अपने को मिल रहा है यहाँ पर 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन परमाणु पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो चाल रहेगी उसका मान ये मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल का समीकरण यहां पर ये मिला। इस समीकरण को भी देखो मैं क्या लिख सकता हूं, V1 इज इक्वल टू 1/37 हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैं इसको लिखता हूं 1/37 C/37 भी लिख सकता हूं, C/137 भी यहां पर इस समीकरण को मैं लिख सकता हूं। तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए समीकरण हो जाएगा Vn इज इक्वल टू C/137 इंटू 1/n। हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा के लिए उसका वेग यहां पर इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। C यहां पर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सही स्टूडेंट, सभी परमाणुओं के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, सभी परमाणुओं के लिए क्या हो जाएगा समीकरण, Vn इज इक्वल टू Z/n इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। किसी भी परमाणु के लिए किसी भी कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की चाल इस समीकरण की सहायता से ज्ञात की जा सकती है स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो चाल है उसका समीकरण यहां पर प्राप्त किया। हाइड्रोजन परमाणु के लिए उसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात की और विभिन्न परमाणुओं के लिए इसका मान अपन ने दर्शाया। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा।
फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास